बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। स्टैटिक राउटिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें किसी डेस्टिनेशन तक जाना हो और हम मैन्युअली एक पाथ डिफाइन करें कि हमारा डाटा जो है वो इस रास्ते से जाना चाहिए, सो दैट इज नोन एज स्टैटिक राउटिंग। जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास है वो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर स्टैटिक राउटिंग में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर लिंक हमारे पास डाउन हो गया तो तब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता कि हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, और वो डायनामिक प्रोटोकॉल्स ये करते हैं कि जब एक रास्ते से हमारा डाटा जा रहा है, अगर इन केस वो पाथ जो है वो कहीं पे कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो उसी टाइम पे खुद एक दूसरा पाथ डेस्टिनेशन तक फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हमारी जो राउटिंग होती है वो उस रूट पे होती है। तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास इसकी कुछ इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं। एक हमारे पास जो प्रोटोकॉल है जो कि ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, दैट इज नोन एज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, दैट इज नोन एज रिप। इन शॉर्ट दैट इज नोन एज रिप। रिप हमारे पास एक बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है, और हमारे पास ये इस स्कोप में नहीं है कि हम यहाँ पे पढ़ लें, लेकिन मैं अब फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बताता जाऊंगा, थोड़ा सा उसको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो रिप है वो डिसीजन लेता है नंबर ऑफ हॉप्स की बेसिस पे। मींस कि अगर एक डेस्टिनेशन तक हमारे पास नंबर ऑफ हॉप्स जो है वो कम है एक रास्ते से, और दूसरी रास्ते से हमारे पास जो नंबर ऑफ हॉप्स है वो ज्यादा है, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ चूज करता हूँ, और शॉर्टेस्ट पाथ मैं जो सिलेक्ट करता हूँ दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हॉप्स। तो नंबर ऑफ हॉप्स की बेसिस पे वो शॉर्टेस्ट पाथ को जो है वो सिलेक्ट करता है। लेकिन ये हमारे पास एक बेहतर सोल्यूशन नहीं है, दैट इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज बॉटलनेक। उसमें ये कि जब वो एक पाथ को सिलेक्ट करता है तो उस पाथ सिलेक्शन में ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि उस पाथ में कि कोई हमारे पास बॉटलनेक बन सकता है। मींस एक ऐसा उसमें लिंक जिसकी बैंडविड्थ हमारे पास कम हो, तो अगर हम उस रूट से डाटा फॉरवर्ड करेंगे, बाकी बेशक सारे के सारे जो कनेक्शन है, सारे के सारे जो लिंक्स हैं उनकी बैंडविड्थ ज्यादा है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा लिंक हमारे पास उसके दरमियान में आ जाता है कि उसकी बैंडविड्थ हमारे पास कम है, तो वो बैंडविड्थ हमारे पास फिर बॉटलनेक बनता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास पूरी की पूरी जो नेटवर्क की जो उस डाटा की जो उस पाथ पे जो हम डाटा फॉरवर्ड करते हैं उसकी जो स्पीड है वो उस कम बैंडविड्थ की लिंक पे डिपेंडेंट होती है। तो इसी वजह से जो रिप है उसको इतना रिलायबल, इतना प्रेफर उसको नहीं किया जाता वो, क्योंकि वो इतना रिलायबल नहीं है। क्योंकि जो नंबर ऑफ हॉप्स है, बेशक नंबर ऑफ हॉप्स तो कम है, लेकिन उन नंबर ऑफ हॉप्स की बेसिस पे ये की प्रॉब्लम कि अगर हमारे पास कोई बॉटलनेक हो तो फिर हमारे पास जो डाटा की जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी, और डाटा जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो ले लेगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देख लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्सला में हूँ, और टेक्सला से मैं अगर इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप यहाँ से जीटी रोड पे तो स्टार्ट में जाना ही होगा, तो जीटी रोड से आप एक तो कश्मीर हाईवे से फॉर एग्जांपल ब्लू एरिया जा सकते हैं, और दूसरा ये कि आप पहले जीटी रोड से जाएं और वहाँ पे कहीं मंडी मोड़ या उस रास्ते में कहीं पे, मतलब वहां तक आप इस रोड से जाएं। तो मे भी आपको ये जो पाथ है जीटी रोड और मंडी मोड़ का जो पाथ आपके पास है, ये आपके पास इन डिस्टेंस मींस इन किलोमीटर्स ये पाथ आपके पास कम हो। लेकिन अगर आपके पास ये जो कश्मीर हाईवे का पाथ है, फॉर एग्जांपल अगर ये पाथ इसमें जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स है वो आपके पास ज्यादा भी हो, तो कश्मीर हाईवे पे फिर आप जल्दी पहुंच सकते हैं। तो जो रिप है वो ये कहता है कि नहीं, मेरे पास जब नंबर ऑफ हॉप्स कम है, मीन्स जब मेरे पास डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, जब मेरे पास डिस्टेंस कम है, जब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हॉप्स मेरे पास डिस्टेंस कम है, तो मैंने इसी को सेलेक्ट करना है, इसी को मैंने चूज करना है। सो दैट इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। और जो OSPF है वो कहता है कि मैं भी जो लिंक सिलेक्शन करता हूँ वो मैं भी वो शॉर्टेस्ट पाथ की बेसिस पे करता हूँ। लेकिन OSPF जो है वो जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हॉप्स। जो OSPF है वो नंबर ऑफ जो हॉप्स है वो उसकी बेसिस पे वो डिसाइड नहीं करता, बल्कि वो लिंक्स की स्टेट पे डिसाइड करता है कि हमारे पास डेस्टिनेशन तक पहुंचने का ये जो रूट है, इसमें जो हमारे पास लिंक्स है दैट लिंक शुड बी एन ऑप्टिमल लिंक्स, दैट ऑप्टिमल लिंक्स। तो
अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज OSPF और इसको हमने कैसे कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं, इसके फायदे देखते हैं और इसको फिर हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चाहूँ कि जो अभी हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं, इसका जो मकसद है, इसका मकसद ये नहीं है कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू हमने डाटा फॉरवर्ड करना है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स का मकसद ये है कि ये आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ये आपको रूट फाइंड करके बताते हैं। तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इसकी अपनी इंफॉर्मेशन होती है, रूट्स की इंफॉर्मेशन होती है, ये हमारे डाटा की इंफॉर्मेशन जो है इसमें नहीं होती। एक दफा जब हमने राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज किया तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स में ये कि जब हमने पाथ फाइंड किया तो पाथ हम फाइंड करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू। और फिर जब हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू वो पाथ फाइंड किया, फिर उस पाथ को हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे फॉर डाटा ट्रांसमिशन। फिर जो डाटा ट्रांसमिशन हमारी होगी वो उस पाथ पे होगी। तो अभी हम आते हैं OSPF की तरफ। OSPF एज एन इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का मकसद ये है कि इसको हम एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर यूज करेंगे। व्हाट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम? अभी OSPF में आगे हम देखेंगे। दैट इज फाउंड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग। The link state behavior provides many alternative advantages for medium and even large enterprise networks. Its application as an IGP is introduced along with information relevant to the understanding of OSPF convergence and implementation for supporting OSPF in an enterprise network. तो अगर आपके पास मल्टीपल राउटर्स है एक एंटरप्राइज नेटवर्क पे, और अगर आप चाहते हैं कि आप उस उन राउटर्स पे आपने इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करने हैं, तो आपके पास दो मेथड्स है। पहले ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक हमारे पास है स्टैटिक राउटिंग, लेकिन स्टैटिक राउटिंग इतना कन्वीनियंट मेथड नहीं है। दूसरा हमारे पास है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में ये होगा कि वो सोर्स टू डेस्टिनेशन पहले पाथ फाइंड करेंगे, पाथ फाइंड करने के बाद फिर आप उस पाथ को मतलब फिर आपका जो डाटा है वो उस पाथ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उसका काम है पाथ फाइंड करना। Upon completion of this section, you will be able to explain the OSPF convergence process, describe the different network types supported by OSPF, successfully configure single area OSPF networks. OSPF means Open Shortest Path First. Open Shortest Path First में आपके पास ये कि अगर आपने एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक आपने जाना हो, तो उस सोर्स टू डेस्टिनेशन आपके पास जो लिंक्स की कॉस्ट होनी चाहिए तो वो आपके पास मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। मींस आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। हर एक लिंक की आपके पास कॉस्ट होगी, और उस कॉस्ट को जब आप ऐड करेंगे डेस्टिनेशन तक, जिसकी कॉस्ट आपके पास सबसे कम होगी उसी को फिर हम चूज करेंगे। तो OSPF जो है वो क्या करता है कि मिनिमल राउटिंग ट्रैफिक, इसकी जो राउटिंग ट्रैफिक है वो कम है। रैपिड कन्वर्जेंस, जब इसमें कोई टोपोलॉजी में चेंज आता है तो वो कन्वर्जेंस जो है वो जल्दी हो जाती है, आपके पास ये स्केलेबल है। और जो रूट मैट्रिक्स है वो आपके पास ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। OSPF का कन्वर्जेंस बिहेवियर ये है कि आपके पास जो OSPF राउटर्स हैं, OSPF इनेबल्ड राउटर्स क्या करते हैं कि वो LSDB को यूज करते हैं, मींस लिंक स्टेट डेटाबेस को यूज करते हैं। तो हर एक राउटर की अच्छा इसमें हमारे पास OSPF में एरियाज बनते हैं, और हर एक एरिया में हमारे पास एक लिंक स्टेट डेटाबेस होता है। तो हर एक राउटर उस लिंक स्टेट डेटाबेस को यूज करके वहां पे लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट जो है वो मतलब वो फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल राउटर ए की जो लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट है कि उसके ये लिंक्स है, लिंक जो RTB है राउटर बी, उसके आपके पास ये लिंक्स है, राउटर सी के आपके पास ये लिंक्स है। तो इस तरह हर एक राउटर के LSA से हमारे पास एक लिंक स्टेट डेटाबेस बनता है, और फिर हर एक राउटर उस लिंक स्टेट डेटाबेस को यूज करके बाकी राउटर्स तक बेस्ट ऑप्टिमल पाथ जो है जिसकी कॉस्ट उसके पास सबसे कम हो वो फाइंड करता है। और यहाँ पे वो जो प्रोटोकॉल यूज करता है, जब वो ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वो LSDB पे शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम यूज करता है, जिसको जिसको हम कहते हैं कि क्या मतलब हमारे पास दो तरह के एल्गोरिदम्स हैं। एक हमारे पास है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को यूज करता है रिप। और जो OSPF है ये यूज करता है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो एल्गोरिदम है, दैट इज आल्सो नोन एज डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। तो ये डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम को यूज करके LSDB से शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट कर लेता है। उसके बाद आपके पास है कि आपके पास जितने भी OSPF के राउटर्स होंगे, हर एक राउटर की एक राउटर आईडी होगी जो कि उस OSPF एरिया में उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। A router ID is a 32-bit value used to identify each router running the OSPF protocol। और जो राउटर आईडी है
आपके पास जो राउटर आईडी होगी वो एग्जैक्टली जैसे आपके पास IPv4 का फॉर्मेट है, उसी IPv4 के फॉर्मेट में आपके पास राउटर आईडी होगी। तो राउटर आईडी हम इसको खुद दे सकते हैं, और अगर हम खुद ना दें तो राउटर जो है वो खुद एक राउटर आईडी जो है वो सिलेक्ट करता है। वो कैसे सिलेक्ट करता है उसको बाद में देखते हैं। OSPF सपोर्टिंग नेटवर्क टाइप्स। OSPF जो सपोर्ट करता है, OSPF एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को सपोर्ट करता है कि आपके पास जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करें सारे के सारे राउटर्स हमारे पास कनेक्टेड है एक बस टोपोलॉजी के थ्रू। तो बस टोपोलॉजी में बाय डिफॉल्ट हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो ये OSPF जो नेटवर्क है ये ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है। पहले इथरनेट बेस्ड नेटवर्क अडॉप्ट द ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो इथरनेट का जो टाइप है वो ब्रॉडकास्ट होता है। और इसके अलावा जो ये सपोर्ट करता है ब्रॉडकास्ट के साथ साथ ये पॉइंट टू पॉइंट को भी सपोर्ट करता है। सीरियल टेक्नोलॉजी सच एज PPP एंड HDLC विल डिफॉल्ट टू द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप। जो HDLC और जो PPP है उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये OSPF जो है ये पॉइंट टू पॉइंट को भी सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ OSPF जो सपोर्ट करता है वो NBMA नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये इन दोनों को भी सपोर्ट करता है। जो NBMA है और जो पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें अगर हम यहाँ पे चेक करें हमारे पास है ATM और फ्रेम रिले। ATM तो हमारा स्कोप नहीं है, लेकिन फ्रेम रिले जो है वो इंशाल्लाह उसको हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज अ फ्रेम रिले। सो ATM एंड फ्रेम रिले डिफॉल्ट टू NBMA। तो बाय डिफॉल्ट ये जो है ये NBMA को यूज करते हैं, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस को यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो टाइप्स हैं OSPF इनको सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास है डेजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। OSPF हमारे पास जो प्रोटोकॉल है जब हम उसको यूज करेंगे एक एरिया में, तो वो उस एरिया में एक डेजिग्नेटेड राउटर, आप यूं समझ लें कि एक बेस राउटर सिलेक्ट करता है और एक बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर सिलेक्ट करता है। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर इसलिए होता है कि अगर डेजिग्नेटेड राउटर समहाउ जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो जाए, तो फिर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर जो है वो फिर डेजिग्नेटेड राउटर उसको बनाया जाता है और तब वो उसकी बिहाफ पे काम करता है। So designated routers limit the number of adjacency necessary in broadcast Ethernet networks. तो जो डेजिग्नेटेड राउटर है वो हर एक राउटर के साथ अपना एक एडजेसेंट रिलेशनशिप बना लेता है और उसके बाद फिर वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वो जो राउटिंग टेबल्स होंगी वो फिर आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। नेबर स्टेट और defines form of relationship between neighbors. Two neighbor states are possible. एक आपके पास या तो नेबर स्टेट होगी या आपके पास एडजेसेंट होगी। तो अब चूंकि हमारे पास राउटर A और राउटर B हमारे पास जो है ये डेजिग्नेटेड और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर्स नहीं है, तो जब बैकअप डेजिग्नेटेड और डेजिग्नेटेड राउटर्स नहीं है तो ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास नेबर्स होंगे। और जो डेजिग्नेटेड और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर्स हैं ये नेबर राउटर्स के साथ वो एक एडजेसेंट रिलेशनशिप जो है वो बना लेते हैं। लिंक स्टेट एस्टेब्लिशमेंट बाय डिफॉल्ट एन इंटरफेस इज डाउन, और फिर अटेम्प्ट करें इनिशिएट करने की इंटरफेस को, उसके बाद फिर टू वे जो है वो नेबर के साथ टू वे हैंडशेक की प्रोसेस के थ्रू ये लिंक स्टेट एस्टेब्लिश होता है। और नहीं तो फिर एक्सटार्ट एक्सचेंज, और ये आपके पास एक टेक्निक है, मतलब आपके पास एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिंक्स की स्टेट को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो नेबर की स्टेट आपके पास यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है, और उसके अलावा जो एडजेसेंट है वो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपके पास इसकी जो स्टेट है वो इस्टेब्लिश होती है एडजेसेंट। नेबर डिस्कवरी, हर एक नेबर जो है वो दूसरे नेबर को हेलो पैकेट भेजता है और उस हेलो पैकेट की बेसिस पे उसको पता चलता है कि ये राउटर जो है आपके पास यहाँ पे कोई राउटर मौजूद है या नहीं मौजूद। जब उसको हेलो का मैसेज मिलता है तो आपस में उनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाते हैं और वो एक दूसरे के बारे में उनको पता चलता है कि ये राउटर अभी एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। द हेलो प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेबर डिस्कवरी एंड मेंटेनेंस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन नेबर्स। अब अगर नेबर जो इनके पास रिलेशनशिप है तो वो कब तक कायम रहता है, जब हेलो पैकेट्स को भेजा जाता है और हेलो पैकेट्स के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं तो नेबर जो स्टेट है उनके दरमियान में जो वो रहता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हेलो जो मैसेज है वो इन टाइम नहीं मिलते तो फिर उनके दरमियान में जो मतलब एक राउटर को पता चल जाता है कि ये राउटर अभी डाउन हो गया, और तब वो क्या करता है, वो उस नेबर को अपनी लिस्ट में से हटा देता है। डेजिग्नेटेड राउटर की इलेक्शन कैसे होती है? डेजिग्नेटेड राउटर इज इलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी वैल्यू। तो डेजिग्नेटेड राउटर जो है वो प्रायोरिटी वैल्यू की बेसिस पे
राउटर को हम प्रायोरिटी देंगे और उस प्रायोरिटी की बेसिस पे फिर हमने डेजिग्नेटेड राउटर को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने या इलेक्ट करना है, अगर आपने डेजिग्नेटेड राउटर की इलेक्शन करनी है तो हर एक राउटर की एक प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी वैल्यू हम अपनी मर्जी से खुद सेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उस राउटर को फिर सिलेक्ट किया जाएगा डेजिग्नेटेड राउटर। और ये बात याद रखें कि जो डेजिग्नेटेड राउटर आपके पास है वो आपके पास हर एक एरिया में एक एक डेजिग्नेटेड राउटर होता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, हमारे पास ये एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, आप इसको अगर एक एरिया कंसिडर करेंगे तो आपके पास एक डेजिग्नेटेड राउटर जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। और दूसरा आपके पास ये ब्रॉडकास्ट एरिया है तो आपके पास एक डेजिग्नेटेड राउटर जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर जो उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट, आप इसको कहें या ब्रॉडकास्ट कहें, तो क्योंकि हमारे पास एक ही लिंक है, अगर ब्रॉडकास्ट होगी तो भी यहीं पे मिलेगी, और अगर एक सिंगल डाटा सिंगल मैसेज ही फॉरवर्ड करेगा वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए तब भी हम इसी को ही फॉलो करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट को फॉलो करेंगे। और ब्रॉडकास्ट में है कि जब ब्रॉडकास्ट होगी तो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे सबको मिलेगी, और अगर एक पैकेट को अलग से फॉरवर्ड किया जाएगा एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए तब भी मिलेगा सबको, फिर जिसका होगा वो उसको रिसीव करेगा, दूसरा डिस्कार्ड कर देगा। तो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर फॉर्म्स adjacencies in all other routers with all other routers and will become the DR if the existing DR fails। अगर designated router हमारा फेल हो जाए तो तब जो बैकअप designated router है वो भी adjacent relationship जो है वो बना लेता है सारे राउटर्स के साथ, और अगर designated router फेल हो जाता है तो तब बैकअप designated router वो टेक ओवर करता है। डेटाबेस की सिंक्रोनाइजेशन कैसी होती है कि हर एक राउटर ए ने राउटर बी को सबसे पहले अपना जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट है वो इसने फॉरवर्ड किया। जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट है उसमें LSA हेडर इंफॉर्मेशन होती है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, और जो राउटर्स हैं जो नेबर्स हैं वो अपने साथ मतलब एक दूसरे के साथ मास्टर और स्लेव का जो रिलेशनशिप है वो बना लेते हैं। अब जैसे आपके पास ये राउटर ए है, इसने डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का पैकेट फॉरवर्ड किया मास्टर रिलेशनशिप बना के सीक्वेंस ऑफ एक्स। तो इसने क्या किया, जब इसने ये कोई डाटा इसको फॉरवर्ड करना था तो ये इसने खुद को मास्टर कंसीडर करके इसको पैकेट फॉरवर्ड किया डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का, और इसने अपना कोई एक सीक्वेंस जो है वो जनरेट किया। और उसके बाद जो डेजिग्नेटेड जो ये राउटर ए है इसने फिर यहाँ पे डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का पैकेट सेंड किया, और पैकेट सेंड करने के बाद इसने अपना जो स्टेट है वो सेव रखा, और सीक्वेंस ऑफ वाई जो है मींस जो यहाँ से इसको रिक्वेस्ट आई थी उसके रिस्पांस में जब इसने ये भेजा तो ये हमारे पास मास्टर था। अब इसके रिस्पांस में जब इसने ये रिक्वेस्ट भेजी तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना है स्लेव बना है। और इसी तरह जब इसने डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का पैकेट भेजा मास्टर सीक्वेंस इक्वल्स टू y+1, पहले इसने y भेजा तब इसने y+1 भेजा, और इसी तरह इसने फिर क्या किया y+1 की सीक्वेंस के अगेंस्ट इसने अपना जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का पैकेट है वो सेंड किया, और खुद को मास्टर कंसीडर करके इसने वो वाला पैकेट सेंड किया। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि जो मास्टर और स्लेव की जो रिलेशनशिप है, जो मास्टर और स्लेव्स जो बनाए जाते हैं तो ये राउटर आईडीज की बेसिस पे मास्टर और स्लेव जो है वो बनाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल राउटर ए ने जब ये मास्टर जब ये प्रोसेस जो था सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट करना था तो राउटर ए ने अपना राउटर आईडी जो है वो राउटर बी के साथ शेयर किया विद इट्स ओन सीक्वेंस नंबर। लेकिन राउटर बी को जब ये राउटर आईडी मिली तो राउटर बी ने कहा कि नहीं, आप जो है आपकी जो राउटर आईडी है वो मेरे से छोटी है, तो ये मेरा जो सीक्वेंस नंबर है ये आप एक्सेप्ट करें, मैं मास्टर हूँ और आप जो है वो स्लेव है। तो इस तरह क्या किया कि जो राउटर बी है इसका सीक्वेंस नंबर जब इसने इसको सीक्वेंस नंबर फॉलो किया फॉरवर्ड किया तो इस राउटर ने फिर क्या किया, अब इसके साथ जो स्लेव रिलेशनशिप है वो बना लिया, और सीक्वेंस वाई जो इसने भेजा था इसने अपना जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का जो पैकेट था वो भेजा था। और फिर उसके बाद जब इसको ये मिला तो फिर इसने अपना पैकेट इसके साथ जो है वो शेयर किया, और बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन इनके दरमियान में जो है वो शेयर होनी है तो ये आपस में वो बाकी जितने भी जब भी कोई अपडेट्स आएंगी या कोई भी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का पैकेट इसने शेयर करना हो तो फिर ये सीक्वेंस ऑफ वाई को यूज करेगा। तो तब इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप इनके दरमियान में जो है वो इस तरह बनेगी। तो जिसकी राउटर आईडी जो है वो छोटी होगी वो हमारे पास होगा स्लेव, और जिसकी राउटर आईडी हमारे पास बड़ी होगी वो हमारे पास होगा जो मास्टर है, वो फिर हमारे पास वो बनेगा।
तो नेक्स्ट हमारे पास है एस्टैब्लिशिंग फुल एडजेसेंसी। अगर फुल एडजेसेंट रिलेशनशिप बनाना हो तो हमें पता है कि जो एडजेसेंट रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे पास बनते हैं डेजिग्नेटेड और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर हैं वो बाकी राउटर्स के साथ वो बना लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक राउटर है, राउटर ए ने राउटर बी के साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो बनाना है, तो राउटर ए ने पहले अपना लिंक स्टेट रिक्वेस्ट सेंड किया, राउटर बी ने लिंक स्टेट अपडेट सेंड किया, मतलब इसने जो रिक्वेस्ट भेजी इसने उसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्ड किया, फिर इसने रिक्वेस्ट भेजी रिस्पॉन्ड किया, तो इस तरह इनके दरमियान में फुल एडजेसेंट रिलेशनशिप जो है वो बन जाएगा। इन दोनों के जो राउटिंग टेबल्स है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इनके दरमियान में फुल एडजेसेंट रिलेशनशिप बन जाएगा। Missing or newer instances of LSA are requested using LSR। अगर कोई मिसिंग इंस्टेंस है या कोई newer इंस्टेंस है LSA का, उसको लिंक स्टेट रिक्वेस्ट में जो है आर रिक्वेस्टेड, उसको रिक्वेस्ट किया जाता है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट में। जब ये लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसके बाद जो LSA है उसको अपडेट की फॉर्म में सेंड किया जाता है और उसको अपडेट किया जाता है। तो जो दूसरा राउटर है वो फिर अपना जो राउटिंग टेबल है वो उसको अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेता है। OSPF का जो मैट्रिक्स है, जो कॉस्ट है, दैट इज नॉट नंबर ऑफ हॉप्स। OSPF की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है लिंक की कॉस्ट हमारे पास होती है। तो जो हमारे पास लिंक की कॉस्ट होती है उस लिंक पे ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इसकी जो कॉस्ट है वो क्या बनेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इंटरफेस है, ये एक लिंक है राउटर ए और राउटर बी के दरमियान में, तो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0 बाई 0 OSPF कॉस्ट इसने इसको बता दी, इसने इसको कॉस्ट दे दी है 20। तो दूसरी साइड पे जो राउटर बी हमारे पास है OSPF और इसने बैंडविड्थ रेफरेंस की कमांड यूज की है। द कॉस्ट मैट्रिक इज बेस्ड ऑन द फार्मूला 10 रेज़ टू दैट इज नॉट 108, 10 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो आपके पास जो बैंडविड्थ होगी 10 रेज़ टू द पावर 8 पे जो 10 रेज़ टू द पावर 8 को बैंडविड्थ पे डिवाइड करें, आपके पास इसका एक्यूरेट कॉस्ट आ जाएगा। द बैंडविड्थ रेफरेंस कमांड इंप्रूव्स मैट्रिक एक्यूरेसी। अगर हम कॉस्ट खुद देंगे तो मे बी हम कहीं पे कोई गलती कर बैठे, लेकिन अगर हम बैंडविड्थ रेफरेंस की कमांड जो है वो चूज करेंगे तो जो मैट्रिक हमारे पास आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट मैट्रिक हमारे पास आ जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ ट्री डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। जब आप आईपी राउटिंग टेबल को चेक करेंगे, हर एक राउटर जो है उसने शॉर्टेस्ट पाथ ट्री अपनी बनाई हुई है। हर एक राउटर के पास हर एक एरिया में चूंकि हमारे पास जो लिंक स्टेट डेटाबेस है वो मौजूद है, तो हर एक राउटर ने उस लिंक स्टेट डेटाबेस को यूज करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट SPF शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम को यूज करते हुए अपना एक राउटिंग टेबल जो है वो हर राउटर बना चुका है। तो अब ये हमारे पास है राउटर सी का राउटिंग टेबल। तो राउटर सी को अगर हम चेक करें, राउटर सी से इस राउटर तक हमारे पास जो कॉस्ट और फिर ये वाली कॉस्ट मींस राउटर बी तक कॉस्ट, एक हमारे पास ये रास्ता हो गया और एक हमारे पास ये रास्ता हो गया। अगर हम इसको देख ले तो हमारे पास जो राउटर सी का राउटिंग टेबल है 20.0.0.8 तक हमारे पास, ये भी फॉर एग्जांपल OSPF पे चल रहा है, ये भी हमारे पास OSPF पे चल रहा है, कॉस्ट भी हमारे पास दोनों की सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 20.0.0.8 है यहाँ तक पहुंचने की हमारे पास दो रास्ते हैं और दोनों की कॉस्ट हमारे पास सेम है, दोनों सेम प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे राउटर सी से राउटर बी तक हमारे पास जो है वो लोड बैलेंसिंग होगी दोनों पाथ्स पे। और अगर हम राउटिंग टेबल चेक करें, इसमें जो डेस्टिनेशन हमारे पास है 10.0.0.0, वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट है वो गिवन है 10 हमारे पास इसकी कॉस्ट और 10 हमारे पास इसकी सॉरी हाँ 10 हमारे पास इसकी कॉस्ट और 10 हमारे पास इसकी कॉस्ट जो है ये ऐड हो गई, तो टोटल हमारे पास इसकी जो कॉस्ट बनी है वो 20 बनी। तो इस डेस्टिनेशन तक जाने का हमारे पास ये रास्ता है, और अगर हम इस डेस्टिनेशन तक आना चाहें इस रास्ते से तो फिर हमारे पास जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी। 10 इसकी कॉस्ट हो जाएगी, 10 इसकी कॉस्ट 20 और 10 हमारे पास इसकी कॉस्ट 30 और इसकी कॉस्ट 40। लेकिन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज 20, तो 20 को जो है वो प्रेफर किया जाएगा और 40 को प्रेफर नहीं किया जाएगा। इफ समहाउ हमारे पास ये वाला लिंक डाउन हो गया तो तब बेशक हम यहाँ से हमारा डाटा यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा। बेशक कॉस्ट हमारे पास ज्यादा है लेकिन हमें कनेक्टिविटी जो है वो करनी है, पहले प्रेफर किया जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ को। लेकिन अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल नहीं है, फिर उनमें से जो अवेलेबल पाथ है उनमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा फिर उसको प्रेफर किया जाएगा। जो राउटर आईडी हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमने जो राउटर आईडी की हमने बात की यहाँ पे, राउटर आईडी हमारे पास जिस राउटर की सबसे ज्यादा होगी वो राउटर हमारे पास बनेगा डेजिग्नेटेड राउटर। तो इस केस में चूंकि हमारे पास राउटर डी की जो राउटर आईडी है वो सबसे बड़ी है,
तो राउटर डी हमारे पास बना डेजिग्नेटेड राउटर, और इसके बाद जो बड़ी राउटर आईडी है वो राउटर सी की है, तो राउटर सी हमारे पास बनेगा बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। जब हमारे पास डेजिग्नेटेड और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर्स बने तो बाकी राउटर्स हमारे पास इस नेटवर्क में उनके दरमियान में नेबर रिलेशनशिप हमारे पास बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात आपको बताता जाऊं कि जब हमने राउटर्स को राउटर आईडीज खुद असाइन कर ली, अगर हम राउटर्स को राउटर्स आईडीज असाइन नहीं करेंगे तो फिर राउटर अपने इंटरफेस से खुद एक राउटर आईडी जो है वो सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे पास राउटर आईडी और जो आईपी है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, अगर एक राउटर और उसकी मल्टीपल इंटरफेसेस हमारे पास जो है वो एक्टिव है और हर एक इंटरफेस की अपनी अपनी आईपी है, तो फिर उस राउटर की राउटर आईडी जब हम असाइन नहीं करेंगे, उसकी राउटर आईडी हमारे पास राउटर की इंटरफेसेस में से जिस इंटरफेस की आईपी सबसे बड़ी होगी वो हमारे पास बनेगा डेजिग्नेटेड राउटर। तो वो उसकी राउटर आईडी बनेगी, वो उसकी राउटर आईडी बनेगी, और जब सबकी राउटर आईडीज हमारे पास आ जाएगी फिर उन राउटर आईडीज में जिसकी राउटर आईडी सबसे बड़ी होगी वो हमारे पास बनेगा डेजिग्नेटेड राउटर। तो कॉस्ट की अभी समझ आ गई, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अब OSPF जो है हमारे पास इसमें एरियाज होते हैं। अब एरियाज हम अपनी मर्जी से जो है वो खुद डिफाइन कर सकते हैं। एरियाज डिफाइन करने का मेन मकसद क्या है उसकी डिटेल अभी देखते हैं। सबसे पहले कि अ सिंगल लिंक स्टेट डेटाबेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, एक एरिया में हमारे पास एक सिंगल लिंक स्टेट डेटाबेस होता है। एनी एरिया नंबर कैन बी असाइन बट एरिया जीरो इज रिकमेंडेड, आप कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं लेकिन जो एरिया जीरो हमारे पास है उसको ज्यादातर प्रेफर किया जाता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी इसको असाइन कर लें। अच्छा, जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया में अगर हम चेक करें तो ये कंप्लीट सारे के सारे राउटर्स को हमने एक एरिया कंसीडर किया। जब हमने सारे राउटर्स को एक एरिया कंसीडर किया, हमारे पास इस पूरी एरिया का एक ही लिंक स्टेट डेटाबेस हमारे पास बना है। जब इस पूरी एरिया का हमारे पास एक लिंक स्टेट डेटाबेस बना, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंजेस आएगी तो जो लिंक स्टेट डेटाबेस है वो अपडेट हो जाएगा, और लिंक स्टेट डेटाबेस चेंज होने की वजह से हर एक राउटर जो है, हर एक राउटर ने अपना पाथ जो है, अपना राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट करना होगा। जहां कहीं पे इस एरिया में डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा, उस उन चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए हर एक राउटर ने अपना राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपडेट की मैसेजेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और मींस जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो उतनी नहीं रहेगी जितनी हमारे पास अपडेट्स कम होने की केस में रहेगी। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे राउटर ज़्यादा है तो यहाँ पे अपडेट ज़्यादा होगी, तो अपडेट्स की वजह से जो है वो राउटर जो है वो काफ़ी टाइम तक बिजी होगी और अपडेट्स के मैसेजेस ज़्यादा फॉरवर्ड किए जाएंगे, तो बैंडविड्थ हमारे पास कंज्यूम होगी वगैरह वगैरह, कंजेशन आने की चांसेस है। अब अगर इसी टोपोलॉजी को, इसी सिनेरियो को हम मल्टीपल एरियाज में डिवाइड करें तो उसका हमारे पास एक फायदा होगा। उसका फायदा ये होगा कि पहले हमारे पास एक एरिया था, एक लिंक स्टेट डेटाबेस था, अब हमारे पास चार डिफरेंट एरियाज, एक हमारे पास है एरिया जीरो, एक हमारे पास है एरिया वन, एक हमारे पास है एरिया टू, और एक हमारे पास है एरिया थ्री। ये जो एरिया जीरो हमारे पास है ये हमारे पास एक ऐसा एरिया है जिसके जरिए बाकी एरियाज को कम्युनिकेट किया जाता है। अब जब हमारे पास ये मल्टीपल एरियाज हमारे पास बने तो इन मल्टीपल एरियाज का फायदा ये है कि हर एक एरिया का हमारे पास एक लिंक स्टेट डेटाबेस है। तो जब हर एक एरिया का एक लिंक स्टेट डेटाबेस है, ये जो राउटर है, राउटर की ये दो इंटरफेसेस और इस राउटर की ये दो इंटरफेसेस, इस राउटर की ये दो इंटरफेसेस, ये एक लिंक स्टेट डेटाबेस को यूज करेंगे। जब ये एक लिंक स्टेट डेटाबेस को यूज करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चेंज आया तो बाकी राउटर्स पे जो अपडेट्स होगी वो सिर्फ इन तीन राउटर्स पे अपडेट्स वो जो है वो भेजी जाएगी, और ये तीन राउटर्स अपना राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट करेंगे। तो अब जो अपडेट भेजी जाएगी वो अपडेट सिर्फ यहाँ पे होगी और वो अपडेट बाकी एरियाज पे कम्युनिकेट नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इस एरिया में कोई चेंज आए तो जो अपडेट्स होगी वो सिर्फ इसी एरिया में होगी, तो उसकी वजह से ये है कि चूंकि ब्रॉडकास्ट हमारे पास कम हो गई है या पैकेट्स हमारे पास अपडेट्स की कम हो गई है, तो बाकी एरिया जो है वो हमारे इफेक्ट नहीं होगी, तो इस तरह बेहतर हमें इसकी परफॉर्मेंस जो है वो मिल सकती है। अब ये हमारे पास राउटर बी है, राउटर बी हमारे पास एरिया थ्री में भी है और एरिया जीरो में भी है, लेकिन जो राउटर थ्री का जो राउटर बी का जो एरिया थ्री है, एरिया थ्री में इसका सिर्फ ये इंटरफेस है, और ये जो दो इंटरफेस इसके है ये हमारे पास एरिया जीरो में आते हैं। सो एरिया बिल्ड सेपरेट LSDB मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑफ चेंज, तो चेंज हमारे पास जो है वो सिर्फ उसी एरिया में आएगा जिस एरिया में हमारे पास जो चेंज है वो आएगा, तो अपडेट सिर्फ उसी एरिया में भेजी जाएगी। OSPF नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट्स,
the network command defines the network to be advertised. अब अगर हमने OSPF के थ्रू नेटवर्क को एडवर्टाइज करना हो तो हम नेटवर्क की कमांड यूज करेंगे और उसके थ्रू हमने इसको एडवर्टाइज करना होगा। रूट एडवर्टाइजमेंट्स आर फॉरवर्डेड बेस्ड ऑन एरियाज, और जो रूट एडवर्टाइजमेंट्स है वो एरिया की बेसिस पे वो फॉरवर्ड करता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को अगर हम चेक करें, OSPF 1 हमारे पास है OSPF का प्रोसेस आईडी और राउटर आईडी हमने इसको बता दिया। अगर हम ये वाली कमांड यूज नहीं करेंगे जो राउटर आईडी की कमांड है, राउटर आईडी की कमांड अगर हमने यूज ना की तो फिर ये राउटर क्या करेगा कि इस राउटर के जितने भी इंटरफेसेस है और इंटरफेसेस में से सबसे बड़ी आईपी जिस इंटरफेस की होगी उसको राउटर आईडी बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपने इसको एरिया 0 में, इस राउटर को एरिया 0 में रखा और उसके बाद जब एरिया 0 में आपने इसको रखा तो आप इसके बाद नेटवर्क को एडवर्टाइज करना चाहते हैं। कौन सा नेटवर्क हम एडवर्टाइज करना चाहते हैं? हम 192.168.1.0 का नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे कमांड यूज करें नेटवर्क 192.168.1.0 और यहाँ पे हम सबनेट मास्क की बजाय वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करेंगे। तो वाइल्ड कार्ड मास्क का ये मतलब है कि सबनेट मास्क में हम चूंकि नेटवर्क की बिट्स ऑन रखते हैं, लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क में हम नेटवर्क की बिट्स ऑफ करके सिर्फ होस्ट के बिट्स बताएंगे। वाइल्ड कार्ड मास्क हम कुछ जगहों पे यूज करते हैं, जैसे हम इसको ACLs में यूज करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो कि आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो कुछ जगहों पे हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हैं, कुछ जगहों पे हम जो है वो ये सबनेट मास्क हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में OSPF के केस में हमें वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो यूज करना होगा। तो ये हमारे पास इसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमने एक नेटवर्क को एडवर्टाइज किया OSPF के जरिए और हमने एक एरिया बनाया, एक एरिया में एक राउटर को हमने एक एरिया साइन किया, हमने राउटर आईडी दे दी। तो ये हमारे पास इसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस है। अगर आपने इसकी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्प्ले OSPF पेयर की कमांड यूज करिए, आपको इसकी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएगी। आपके पास डेजिग्नेटेड राउटर बना 192.168.1.2, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बना 192.168.1.1। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी जो राउटर आईडी है वो जो 192.168.1.1 है, इसकी राउटर आईडी 1.1.1.1 है और इसकी जो राउटर आईडी है वो 2.2.2.2 मींस इसकी राउटर आईडी हमारे पास बड़ी है। तो ये जो राउटर हमारे पास बनेगा दैट विल बी अ बैकअप, दैट विल बी अ डेजिग्नेटेड राउटर एंड दिस राउटर विल बिकम अ बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। OSPF की ऑथेंटिकेशन। OSPF supports two form of authentication, simple password और cryptographic authentication। ऑथेंटिकेशन ये है कि आप ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो अपडेट्स मिली है कि क्या ये अपडेट जो है वो वाकई में इसी राउटर की तरफ से आई है। आप इसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास जो ऑथेंटिकेशन स्कीम है ये दो तरह की ऑथेंटिकेशन आपको प्रोवाइड करता है हवावे के जो राउटर से। या ये आपको सिंपल पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे या ये आपको क्रिप्टोग्राफिक ऑथेंटिकेशन ये आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में और क्रिप्टोग्राफिक ऑथेंटिकेशन में डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने कमांड यूज की। अब इस इंटरफेस पे हम ऑथेंटिकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0x0 इस इंटरफेस पे हम चले गए। अब जो पासवर्ड हमारे पास है, पासवर्ड हमारे पास है हवा में। अब पासवर्ड आप प्लेन टेक्स्ट में भेजना चाहिए या पासवर्ड आप भेजना चाहे एनक्रिप्टेड फॉर्म में, वो हम कैसे भेजेंगे? OSPF ऑथेंटिकेशन मोड MD5। अब ये MD5 ऑथेंटिकेशन को यूज करेगा और वन हमारे पास MD5 के लिए जो की यूज होगी वो वन यूज होगी और हवावे जो है ये हमारे पास पासवर्ड है। अब ये जो हवावे भेजेगा ये प्लेन टेक्स्ट में हवावे नहीं भेजेगा बल्कि इसको क्रिप्टोग्राफिकली इसको इनक्रिप्ट करेगा और उसके बाद हमारा ये जो पासवर्ड है वो इस ऑथेंटिकेशन स्कीम के जरिए MD5 के जरिए उस को ये हमारे पासवर्ड को ये आगे फॉरवर्ड करेगा। इसका फायदा ये है कि अगर रास्ते में कोई एक हैकर बैठा है और उसने हमारे इस पासवर्ड को जो है वो हासिल कर लिया, तो चूंकि ऑथेंटिकेशन जो है वो हमने MD5 की यूज की हुई है और हम उसको की का पता नहीं होगा। अगर बेशक उसको ऑथेंटिकेशन स्कीम का पता हो लेकिन उसको की का पता ना हो तब भी वो उसको जो है वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो पासवर्ड है वो सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। आप इसको अगर कॉन्फ़िगर इसको चेक करना चाहें तो टर्मिनल डिबगिंग की कमांड यूज़ करिए। आप कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेशन आपको इसकी नज़र आ रही है और इसमें आपने की आस्क की और ये कुछ चीज़ें आपको ये एरियाज और ऑथेंटिकेशन टाइप आपने 02 यूज़ की है और ये आपको चीज़ें नज़र आ रही है। OSPF silent interface। The silent interface command prevents an interface from forming neighbor relationship with peers।
साइलेंट इंटरफेस कमांड जब हम यूज करेंगे तो जिस इंटरफेस पे हमने साइलेंट इंटरफेस की कमांड यूज की है वो इंटरफेस बाकी राउटर्स के साथ, बाकी पीयर्स के साथ जो नेबर रिलेशनशिप है वो नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जब यहाँ पे गीगाबिट 0 बाई 0 इंटरफेस पे ये वाली कमांड चलाई तो ये राउटर इसके साथ जो नेबर रिलेशनशिप है वो नहीं बनाएगा। जब हमने साइलेंट इंटरफेस यूज़ किया तो ये जब आपस में नेबर रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। इसको चेक करने के लिए आप नेक्स्ट स्लाइड पे कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेशन को अगर हम चेक करें, यहाँ पे साइलेंट इंटरफेस हमारे पास है जो कि हेलो मैसेजेस हैं वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। और ये हमारे पास कौन सा इंटरफेस है, 192.168.1.1 जिसकी आईपी है गीगाबिट इथरनेट 0 बाई 0 इंटरफेस। इस पे हमने ये वाली जो कमांड जब चलाई है तो ये अब कोई नेबर रिलेशनशिप जो है वो नहीं बनाएगा। तो ये कोई हेलो मैसेजेस जो है फॉरवर्ड नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ये साइलेंट इंटरफेस है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेड इंटरवल इन द ओएसपीएफ हेडर? ओएसपीएफ हेडर में हमारे पास डेड इंटरवल का क्या काम है? हमारे पास यहाँ पे जो हेडर है ओएसपीएफ का, इसको अगर हम चेक करें, इसमें हमारे पास है एक हेलो इंटरवल है, हेलो टाइम हमारे पास होगा, ऑप्शंस होंगी, राउटर प्रायोरिटी हमारे पास होगी कि राउटर की प्रायोरिटी हमने जो सेट करनी है वो प्रायोरिटी होगी। और हमारे पास डेजिग्नेटेड राउटर, इसका कौन डेजिग्नेटेड राउटर कौन सा होगा, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर कौन सा होगा, और नेबर्स हमारे पास जो है वो ये सारे इसमें होंगे। जो हमारे पास राउटर डेड इंटरवल है वो एक्चुअली हमारे पास एक ऐसा टाइम है कि इस राउटर को कब पता चलेगा, इस राउटर ने फॉर एग्जांपल राउटर ए ने राउटर बी को कब डेड कंसीडर करना है। तो राउटर ए ने राउटर बी को जिस टाइम में डेड कंसीडर करना है, वो जो डेड इंटरवल का टाइम है वो हमारे पास यहाँ पे होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हेलो का टाइम होता है, जो हेलो टाइमर होता है, अगर एक दफा हेलो का मैसेज नहीं मिला इस राउटर को, राउटर ए को राउटर बी की तरफ से हेलो का मैसेज एक हेलो इंटरवल पे नहीं मिला, तो ये इसको डेड कंसीडर नहीं करेगा। दूसरी दफा फिर वेट करेगा, अगर दूसरी हेलो इंटरवल में फिर नहीं मिला फिर उसको डेड कंसीडर नहीं करेगा। 4 टाइम्स बाय डिफॉल्ट ये हेलो इंटरवल्स का वेट करेगा, और अगर 4 टाइम्स में उसको ये हेलो मैसेज राउटर बी की तरफ से नहीं मिला तो वो इसको डेड कंसीडर कर लेगा। अब अगर हेलो मैसेज फॉर एग्जांपल मिल गया तो तब तो जारी बात है डेड नहीं है, और अगर हेलो मैसेज इसको नहीं मिला तो ये इसको डेड कंसीडर कर लेगा इन 4 हेलो मैसेजेस। अब ये हमने 4 का डिफरेंस क्यों रखा, क्योंकि कभी कभार ये पॉसिबल है कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम्स हो, नेटवर्क में कोई कंजेशन हो, और उसने राउटर बी ने राउटर ए को हेलो का मैसेज भेजा लेकिन नेटवर्क की वजह से वो हेलो का मैसेज जो है वो राउटर ए को नहीं मिला। तो उस केस में अगर हम एक हेलो मैसेज की बेसिस पे ये काम करेंगे तो हमारे पास काम खराब हो जाएगा। तो ये 4 हेलो इंटरवल्स तक ये वेट करता है, और अगर उतने टाइम में भी इसको ये मैसेज नहीं मिलता तो तब उसके बाद राउटर ए जो है वो राउटर बी को डेड कंसीडर करके उसके साथ अपनी जो एसोसिएशन है वो खत्म कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इन अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क व्हाट इज द मल्टीकास्ट एड्रेस दैट इज यूज्ड बाय द डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर फॉर लिसनिंग फॉर द लिंक स्टेट अपडेट इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो OSPF है, OSPF में बेशक हमारे पास ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है लेकिन ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता बल्कि ये मल्टीकास्टिंग करता है। मींस ये ग्रुप बना लेता है फिर और उस ग्रुप में ये कम्युनिकेशन जो है वो करता रहता है। अब जब ये कम्युनिकेट कर रहा है उनके साथ, तो जो डेजिग्नेटेड राउटर है और जो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है जो मल्टीकास्ट एड्रेस ही यूज करेगी कम्युनिकेशन के लिए, जो ग्रुप बनाएगी, तो वो ग्रुप जो बनाया जाता है जो मल्टीकास्ट एड्रेस उस ग्रुप का होता है वो हमारे पास एड्रेस है 224.0.0.6। ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है कि डेजिग्नेटेड राउटर और जो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं। तो जो मल्टीकास्ट एड्रेस है दैट इज 224.0.0.6, ये हमारे पास है OSPF का मल्टीकास्ट एड्रेस। सो अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ हम थोड़ा सा आते हैं, हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम ज़रा भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं जो है वो ENSP को स्टार्ट करना चाहता हूँ। जब मैं OSPF को स्टार्ट करूँगा, सॉरी ENSP को जब मैं स्टार्ट करूँगा, मैंने यहाँ पे एक राउटर लगाया, ये एक राउटर हो गया, ये मेरे पास एक दूसरा राउटर हो गया। फॉर टेस्टिंग मैं सिर्फ 2 राउटर्स लगा रहा हूँ, बाकी इसकी जो डिटेल्ड जो इसका सिनेरियो है, सिनेरियो वाइज आप इसको
लैब मैनुअल में देख सकते हैं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और उस लैब मैनुअल से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करें, तो आपका काम जो है इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपको इसकी फिर डिटेल में समझ आ जाएगी। तो फिलहाल जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 राउटर्स को यूज़ करना चाह रहा हूँ, और इन 2 राउटर्स के दरमियान में मैं यहाँ के बाद मैं यहाँ पे एक स्विच यहाँ पे लगाया, एक स्विच यहाँ पे लगाया। मैं यहाँ पे सिस्टम भी लगाना चाहता हूँ ताकि फिर बाद में मैं कनेक्टिविटी को चेक करूँ कि क्या ये एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्टैटिक राउटिंग में तो हमने ये चीज़ देखी थी, मैं अभी आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ OSPF के अकॉर्डिंगली और रिप के अकॉर्डिंगली भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो पहले अब हम इसको ज़रा OSPF के अकॉर्डिंगली देखते हैं और फिर रिप को हम कन्फिगर करेंगे। वो इसकी कन्फिगरेशन रिप की OSPF से भी ज़्यादा सिंपल है। तो टोपोलॉजी हमने स्टार्ट कर ली है, सारे के सारे सिस्टम्स को ऑन होने दें, और IPs हम यहाँ पे जो है वो सबसे पहले IPs इनको असाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो राउटर है, इस इंटरफेस को मैं आईपी देता हूँ 10.0.0.1/8, और जो राउटर का दूसरा इंटरफेस है उसको मैं डिफरेंट नेटवर्क से आईपी दूंगा 11.0.0.1/8, और राउटर के जो दूसरा राउटर है इसके इस इंटरफेस को, चूंकि ये 11 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो इसको मैं आईपी देता हूँ 11.0.0.2/8। मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये मेरे पास इस राउटर की आईपी है 0/0/0 इंटरफेस की, और यहाँ पे मैं इसको आईपी देता हूँ 12.0.0.1/8। अच्छा, सिस्टम्स को जो मैं आईपीज दूंगा, मैं इस सिस्टम को आईपी देता हूँ, चूंकि ये सिस्टम इस 10 के इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी आईपी हमारे पास 10 से होनी चाहिए 0.0.2/8, और दूसरी सिस्टम को मैं आईपी देता हूँ, चूंकि ये सिस्टम मेरे पास 12 की नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी जो आईपी होनी चाहिए वो 12 के नेटवर्क से होनी चाहिए 12.0.0.2। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये देना चाहें /8 हमारे पास है चूंकि, तो अगर मैं इसको यहाँ पे देना चाहूँ, मैं इसको ये आईपी भी दे सकता हूँ 255.255.254, मैं इसको ये आईपी दे सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ ये आईपी? तभी ये कम्युनिकेट करेगा, वो इसीलिए कम्युनिकेट करेगा कि हमारे पास ये जो नेटवर्क है इसमें जो सिर्फ पहला ऑक्टेट हमारे पास है वो नेटवर्क का है, तो पहला ऑक्टेट इसका भी नेटवर्क का है, बाकी हम 225.255.254 जो हमारे पास इस नेटवर्क की सबसे लास्ट आईपी है जो हम होस्ट को असाइन कर सकते हैं, वो हम दे सकते हैं। जो 255 आईपी होगी वो हमारे पास इस नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईपी होगी, वो हम नहीं दे सकते, लेकिन 254 आईपी हम यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम इसको आसानी के लिए इसको जो आईपी देंगे 12.0.0.2 आईपी हम इसको जो है वो दे देंगे। अभी सबसे पहले मैं इसको आईपी असाइन करता हूँ, इसकी आईपी मेरे पास है 10.0.0.2, और इसका जो मास्क है दैट इज 255.0.0.0, और इसका जो गेटवे मेरे पास होगा, जो राउटर का इंटरफेस होगा, और उसकी आईपी है 10.0.0.1। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 12.0.0.2, इसका मास्क 255, और इसका गेटवे 12.0.0. राउटर का इंटरफेस उसकी आईपी है 1। तो मैंने ये इसको गेटवे दे दिया 12.0.0.1। अभी मैं आता हूँ राउटर 2 और राउटर 3, मैं इनकी नेम्स जो है वो यही रखता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन मेरे लिए ना हो। सिस्टम व्यू पे जाके मैं इस राउटर को भी साथ में स्टार्ट कर लेता हूँ। सिस्टम व्यू पे जाके आप इसका जो नेम है वो R2 रखें, और यहाँ पे जाके सिस्टम व्यू पे सिस्टम नेम आप इसका रखें R3। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास R2 कौन सा है, मेरे पास R3 कौन सा है। यहाँ पे मुझे इनके बारे में आइडिया हो जाएगा, यहाँ पे मेरे लिए कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। सबसे पहले मैं जाऊँगा इंटरफेस ETH 0/0/0 इंटरफेस पे, और इसको मैं IP एड्रेस देता हूँ। मेरे पास राउटर का ये इंटरफेस, इसकी IP 10.0.0.1, मैं इसको IP एड्रेस देता हूँ। IP एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 8, मैंने इसको IP एड्रेस दे दिया। जब मैंने इसको IP एड्रेस दे दिया, अब इसकी दूसरे आप इसको चेक करना चाहें तो इस इंटरफेस की आईपी डिस्प्ले दिस करें, या डिस्प्ले इंटरफेस ETH 0/0/0, आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं। ये आपको इस इंटरफेस की कंप्लीट जो डिटेल्स है वो बताता है। अगर आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हैं कि जो कमांड्स आपने यूज़ की, तो आप डिस्प्ले दिस की कमांड यूज़ करें, ये आपको सिर्फ वो कॉन्फ़िगरेशन है वो बता देगा। तो हमने 10.0.0.1 आईपी इसको दी है। इसके दूसरे इंटरफेस पे जाए, इंटरफेस ETH 0/0/2,
0x0x1 इंटरफेस चेक करना चाहें, इसको चेक करें। ये हमारे पास Ethernet 0x0x1 इंटरफेस। तो आप जब इस इंटरफेस पे जाएंगे, इसकी आईपी एड्रेस 11.0.0.1, हमने यही कहा था कि हमने यही आईपी आप मास्क 8 दें या 255.0.0.0 दें, आपकी मर्जी। हमने इसको आईपी एड्रेस दे दिया। चेक करने के लिए डिस्प्ले दिस की कमांड यूज करिए, आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी सिमिलरली आप जाए राउटर 3 पे, इंटरफेस ETH 0x0x0। पहले इसको वेरीफाई करें कि ये किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। जो 0x0x0 है वो 11 नेटवर्क के साथ है, तो इसकी आईपी 11.0.0.2 आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, इसकी आईपी मेरे पास, मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ, इसकी आईपी ठीक है 11 है, और जो पहला इंटरफेस है इंटरफेस 1 0x0x0 उसकी आईपी है 10। दूसरी राउटर की जो आईपी है इथरनेट 0x0x0 की, उसकी आईपी मेरे पास होगी आईपी एड्रेस 11.0.0.2 स्पेस 8, और इंटरफेस ETH 0x0x1 इंटरफेस की मेरे पास आईपी होगी आईपी एड्रेस 12.0.0.1 स्पेस 8। मैंने इनको आईपी एड्रेसेस जो है वो असाइन कर लिए हैं। तो जो 0x0x0 है उसकी आईपी 11.0.0.2 हो गई। मैं एक दफ़ा जस्ट चेक करना चाहता हूँ, मे बी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। इंटरफेस ETH 0x0x0 डिस्प्ले दिस 11.0.0.2 हमारे पास इसकी आईपी है, और 12.0.0.1 हमारे पास इसकी आईपी है। अभी अगर मैं यहाँ से चेक करना चाहूँ कि क्या मैं इस होस्ट को पिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मैं सबसे पहले पिंग 12.0.0.2, मैंने इस सिस्टम की आईपी डेस्टिनेशन में यहाँ पे इस सिस्टम पे यूज़ की है। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट, ये हमारी कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होगी। कम्युनिकेशन इसीलिए नहीं होगी क्योंकि हमने ना कोई स्टैटिक राउटिंग की है, ना हमने कोई डायनामिक राउटिंग को अभी तक कॉन्फ़िगर किया। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ आईपीज़ दिए हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अब आप अपने राउटर जो आपका गेटवे है, सबसे पहले वहां तक चेक करें क्या आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो गेटवे तक हम पहुंच सकते हैं। उस गेटवे की दूसरी इंटरफेस को चेक करें क्या आप गेटवे की दूसरी इंटरफेस तक पहुंच सकते हैं, जिसकी आईपी आपके पास 11 है। वहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। गेटवे के बाद आप जो दूसरा राउटर आपके पास है, जो राउटर 4 आपके पास है, राउटर 3 आपके पास है, इसकी इंटरफेस की आईपी 11.0.0.2, आप ये चेक करें क्या आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। पिंग 11.0.0.2। तो इस इंटरफेस तक हम यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि जब हमारी रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ तक चली जाती है, तो इस राउटर को ये नहीं पता कि मेरी रिक्वेस्ट इसने कहाँ पे भेजनी है। क्यों नहीं पता? क्योंकि यहाँ पे ना तो हमने कोई स्टैटिक राउटिंग की है, ना हमने कोई डायनामिक राउटिंग की है, तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो इस राउटर से आगे जो है वो नहीं जाएगी। तो अब क्या करें? अब हम यहाँ पे OSPF को कॉन्फ़िगर करते हैं। OSPF को कॉन्फ़िगर करने का तरीका जो वो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह भी उसको ज़रा देख लेते हैं। मैं इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। आप इस इंटरफेस से डायरेक्टली भी कमांड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। सबसे पहले आप OSPF की कमांड चलाने के बाद, अब अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है तो क्वेश्चन मार्क यूज़ करिए। आपको बताएगा कि आप इसको प्रोसेस आईडी असाइन करें। मैं फिलहाल इसको प्रोसेस आईडी असाइन करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि दिस इज प्रोसेस आईडी 1, और उसके बाद आप इसको राउटर आईडी असाइन करें। मैं इसको राउटर आईडी असाइन करता हूँ। मेरे पास राउटर 2 है, तो मैं इसको 2.2.2.2 की राउटर आईडी, आप ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास राउटर 2 है ये असाइन करें, आप अपनी मर्जी से इसको राउटर आईडी असाइन करें। और अगर हम राउटर आईडी असाइन नहीं करेंगे, तो जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनमें से जो राउटर आईडी होगी, इस राउटर की राउटर आईडी जो इसके इंटरफेसेस हैं, उसमें से जिस इंटरफेस की आईपी सबसे बड़ी होगी, दैट विल बी द राउटर आईडी। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में राउटर 2 की अगर हम राउटर आईडी सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो राउटर 2 की जो डिफ़ॉल्ट राउटर आईडी होगी, जो ये खुद उठाएगा, वो होगी 11.0.0.1। तो फिलहाल मैंने इसको राउटर आईडी जो वो दे दी है। सॉरी, यहाँ पे राउटर आईडी की कमांड चलाने के बाद आप इसको 2.2.2.2 फर्दर अगर आपने कुछ चेक करना हो VPN इंस्टेंस, लेकिन फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसका ये आपको कह रहे हैं कि आप ये यूज़ करें या आप इंटर करें, तब भी आपके पास जो आपकी कमांड है वो कंप्लीट है। तो मैं इंटर यूज़ करता हूँ। मैंने इसको राउटर आईडी जो है वो दे दी। अब मैं इसको एक एरिया असाइन करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज एन एरिया,
0, मैंने इसको एरिया 0 असाइन किया। जब मैंने इसको एरिया 0 असाइन किया, यहाँ पे इसके पास ये आ गया। अब इसके पास जो नेटवर्क्स हैं, जो इसके साथ कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, उन नेटवर्क्स को आप जो है वो एडवर्टाइज करें। तो इसके साथ जो है वो एक है हमारे पास है नेटवर्क 10.0.0.0, इसको एडवर्टाइज किया। और इसकी जो इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो है 0.255.255.255। हमने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया। इसी तरह आप यहाँ पे नेटवर्क 11 को भी एडवर्टाइज करें, क्योंकि ये 11 के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पे आप इसका वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करें, हमने ये यूज किया। अब ये 10 और 11 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये 10 और 11 के नेटवर्क को ये एडवर्टाइज करेगा। आप इसका अगर चेक करना चाहें, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल की कमांड आप चेक करें, आपको ये नजर आ रहा है कि जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो एक 10 का नेटवर्क है और एक इसके पास 11 का नेटवर्क है। अभी तक इसके पास 12 के नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने OSPF को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं किया। एक राउटर पे तो हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, लेकिन दूसरे राउटर पे हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। अब आप दूसरी राउटर पे आ जाएं। दूसरी राउटर पे आप सबसे पहले जाएं, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल की कमांड चलाएं। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके साथ जो कनेक्टेड राउटर्स हैं वो एक 10 है और एक 11 है और एक 12 का नेटवर्क है। ये एक 11 का नेटवर्क और ये आपके पास है 12 का नेटवर्क। तो ये दो नेटवर्क्स इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आप यहाँ से इन दो नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करें। फिलहाल यहाँ पे 10 की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमने OSPF को कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो OSPF की जो अपडेट्स हैं वो फिलहाल इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें इसको हमने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो कॉन्फ़िगर करें यहाँ पे OSPF को कॉन्फ़िगर करने के लिए जैसे हमने पहले वहाँ पे किया, OSPF प्रोसेस आईडी आप इसको असाइन करें। प्रोसेस आईडी असाइन करने के बाद आप इसको राउटर आईडी दे दें। मैं इसको राउटर आईडी देता हूँ 3.3.3.3। अब हमें पता है कि जब इसकी राउटर आईडी बड़ी है तो ये हमारे पास बनेगा डेजिग्नेटेड राउटर। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है एरिया। मैं सेम एरिया में, चूंकि ये है तो मैं इसको एरिया 0 असाइन करता हूँ। अगर मैं एरिया 1 असाइन करूंगा तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे फिर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। और चूंकि इस एक एरिया के जो अपडेट्स हैं वो दूसरी एरिया को नहीं मिलते, क्योंकि हमारे पास ये एक ही एरिया में हम चाहते हैं कि आपस में कम्युनिकेट करें, तो हमने इनको एक ही एरिया में रखा। जब हमने इनको एक एरिया में रखा, अब आप यहाँ पे नेटवर्क की कमांड यूज करें और एडवर्टाइज करें जो इसके कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। एक 12.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255, मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया। अब जब मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया, मैंने यहाँ पे 12 के नेटवर्क को एडवर्टाइज किया। अब सिमिलरली आप 11 का जो नेटवर्क है उसको भी एडवर्टाइज करें। 11.0.0.0 स्पेस, आपको अगर नहीं पता कि क्या करना है, ये आपको कह रहे हैं कि आप OSPF का वाइल्ड कार्ड मास्क या वाइल्ड कार्ड बिट्स वो यूज करें। 0.255.255.255 हमने इसको भी एडवर्टाइज किया। डिस्प्ले दिस करें, आपको ये बता देगा कि आपने इन एरियाज को जो अब वो एडवर्टाइज किया हुआ है। यहाँ पे अब आप अगर ये चेक करें, आपके पास जो OSPF है इसने अपना काम शुरू कर दिया, इनिशिएशन और जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज इनकी स्टार्ट हो गई और वो सारा काम इन्होंने आपस में कर लिया। अभी मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं इसको सिस्टम व्यू पे लेके आता हूँ। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल की कमांड आप चलाएं, तो डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल से अब आपको 10 का नेटवर्क जो है वो आपके पास इसमें मौजूद है, और उसका जो प्रोटोकॉल है वो ये यूज कर रहा है, OSPF का प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, और इसकी जो प्रेफरेंस वैल्यू है वो 10 है और इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 2 है। तो इसने ये हमारे लिए सब कुछ फाइंड आउट किया। अब अगर हम चाहें तो हम एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम को पिंग कर सकते हैं। पिंग, अच्छा, एक राउटर को तो हमने चेक किया, दूसरी राउटर पे भी आप सेम इंफॉर्मेशन जो वो चेक कर सकते हैं। क्विट, या आप यहीं पे डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल की कमांड आप चलाएं, यहाँ पे भी आप चला सकते हैं। तो ये अब आपको बता रहे हैं कि 12 के नेटवर्क तक आप OSPF के थ्रू पहुंच सकते हैं, और 10 और 11 जो है वो आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से। तो हमने पहले भी प्रेफरेंसेस पढ़ी है कि जीरो जो प्रेफरेंस है वो डायरेक्टली होती है। प्रेफरेंस 10 का मतलब है कि हम OSPF यूज कर रहे हैं, और जो प्रेफरेंस 60 है इसका मतलब कि हम स्टैटिक रूट को यूज कर रहे हैं। और अगर प्रेफरेंस हमारे पास 100 है तो इसका मतलब ये है जब हम रिप को यूज करेंगे तो उसकी जो डिफॉल्ट प्रेफरेंस होगी दैट विल बी 100। अब हमने इसको चेक कर लिया, अब आप इसकी कनेक्टिविटी को चेक करें है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। पिंग
ये मेरे पास है PC5 की अगर आप आईपी चेक करें, इसकी आईपी मेरे पास है 10.0.0.2 और मैं यहाँ से पिंग करना चाहता हूँ 12.0.0.2 को। अभी हमारी जो पिंग है, पिंग की कमांड हमारी चल पड़ी है और हमें वहाँ से रिस्पांस जो है वो मिल रहा है। तो रिप्लाई हमारे पास आया है 12.0.0.2 से 32 बाइट्स का इसने डाटा भेजा, सीक्वेंस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये बाकी हम पिंग में डिटेल में चेक कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने OSPF को जब कॉन्फ़िगर किया, OSPF की ज़रिए कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता चला कि अब आपस में ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसने वो सारा काम किया जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था। अगर आप यहाँ पे चेक करें डिस्प्ले OSPF पेयर की कमांड आप चलाएं तो ये आपको बता देगा आपके पास OSPF का जो प्रोसेस वन है वो प्रोसेस है वो 1 है और राउटर आईडी इसकी ये वाली है। और आपके पास जो डेजिग्नेटेड राउटर है उसकी आईपी है 11.0.0.1 और जो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर आपके पास है उसकी आईपी है 11.0.0.2 और जो आपके पास राउटर आईडी है वो इसकी है 3.3.3 और इस तरह हमारा जो काम है वो हमारा काम जो है वो हो चुका है। तो ये हमारे पास है इसकी कॉन्फ़िगरेशंस। तो हमें आइडिया हो गया है कि OSPF को हमने कैसे कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक करेक्शन करता जाऊँ कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो राउटर आईडी है उसकी बेसिस पे जो है वो डेजिग्नेटेड और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर्स को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो राउटर आईडी है उसकी बेसिस पे उसको इलेक्ट नहीं किया जाता डेजिग्नेटेड और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर को। जो राउटर आईडी है उसको यूज़ किया जाता है फॉर यूनिकनेस, कि हमारे पास एक एरिया में जो राउटर्स हैं वो यूनिक राउटर्स मींस वो यूनिकली राउटर्स को आइडेंटिफाई करता है। अगर हम एक एरिया में दो डिफरेंट राउटर्स की सेम राउटर आईडीज रखेंगे तो उस केस में प्रॉब्लम ये होगी कि हम जो है वो शायद एक राउटर से दूसरे राउटर तक रीचेबिलिटी का हमारे पास इशू बन जाए ना। तो राउटर आईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिकनेस को मेंटेन करता है। बाकी डेजिग्नेटेड और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर्स के लिए हमने सबसे पहले जो है वो प्रायोरिटी देनी होगी और जो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी हमारे पास है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं दी, तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है वो हमारे पास है 1। और जब हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 1 है, इसकी भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 1 है, जब प्रायोरिटी दोनों की सेम है उस केस में जिस राउटर का मैक एड्रेस बड़ा होगा वो हमारे पास बनेगा। OSPF का जो डेजिग्नेटेड राउटर है वो हमारे पास बनेगा, डेजिग्नेटेड राउटर हमारे पास जो है वो राउटर बनेगा जिसका मैक एड्रेस बड़ा होगा। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे इस केस में राउटर 2 को जो हमने राउटर आईडी दी है वो हमने 2.2.2.2 दी है और राउटर 3 को हमने राउटर आईडी 3.3.3.3 दी है। लेकिन जो हमारे पास डेजिग्नेटेड राउटर है वो हमारे पास वो राउटर है जिसकी राउटर आईडी 2.2.2 है। क्यों, हमें कहाँ से पता चला? उसका जो आईपी एड्रेस है वो हमारे पास है 11.0.0.1 और जो डेजिग्नेटेड जो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है उसका जो मैक एड्रेस जो आईपी एड्रेस है दैट इज 11.0.0.2। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा गाइड करता जाऊँ कि सॉरी, ये अगर हम यहाँ पे इसको चेक करें यहाँ पे इस इंटरफेस की आईपी हमारे पास है 11.0.0.1 और इसकी आईपी हमारे पास है 11.0.0.2। लेकिन हमारे पास जो डेजिग्नेटेड राउटर बना है, क्योंकि प्रायोरिटी दोनों की सेम है, तो इस राउटर का मैक एड्रेस हमारे पास बड़ा है, तो ये हमारे पास बना डेजिग्नेटेड राउटर। और इस राउटर का जो मैक एड्रेस है वो हमारे पास छोटा है, तो ये हमारे पास बना बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। अभी मैं इस इंटरफेस का मैक एड्रेस चेक करता हूँ। हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो बात की है कि क्या ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये ऐसी है या नहीं है। डिस्प्ले इंटरफेस ETH0/0/0 को आप चेक करें। अगर हम इसका मैक एड्रेस चेक करेंगे, इसका मैक एड्रेस हमारे पास यहाँ पे आया और मैं इसी तरह इंटरफेस सॉरी मैं जस्ट एक दफ़ा चेक करना चाहता हूँ। ये हमारे पास जो है इथरनेट 0/0/1 है, तो हमने यहाँ पे राउटर 2 का ईथरनेट 0/0/1 इंटरफेस को चेक करना है और राउटर 3 हमारे पास जो है इसका ईथरनेट 0/0/0 इंटरफेस को हमने चेक करना है। तो जब हम इसको चेक करेंगे वी विल गेट राउटर 3 का इंटरफेस ETH 0/0/0 को हमने चेक किया।
सॉरी डिस्प्ले इंटरफेस ETH 0 by 0 by 0। अच्छा, अब हमारे पास एक का मैक एड्रेस ये आया और जो दूसरे का मैक एड्रेस है वो हमारे पास ये आया। अब अगर हम चेक करें 548998 तक, 548998 ये हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस जो है हवावे के हैं, तो इन जो जो OUI है हवावे का वो ये वाला है, तो इनका जो OUI है वो तो सेम है। अब हम ज़रा जो मैक एड्रेस है, होस्ट जो लैन कार्ड है उसका जो पोर्शन है जो कि इस OUI ने असाइन किया है इसको, वो हमारे पास है 2E59BE, और इसका जो हमारे पास है वो है E9। वहाँ पे 2E और यहाँ पे E9, तो इसका मतलब है कि E हमारे पास बड़ा है, 2 हमारे पास छोटा है, क्योंकि E हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट करता है 14 को, तो 14 हमारे पास 2 से बड़ा है, तो चूंकि हमारे पास राउटर 2 का मैक एड्रेस बड़ा है, तो राउटर 2 हमारे पास बना डेजिग्नेटेड राउटर, और ये राउटर हमारे पास बना बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, जो कि हमारे पास राउटर 3 है। तो इस तरह राउटर बैकअप और डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर की जो है वो इलेक्शन हुई, और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद अब हमने चेक भी किया कि डिवाइसेस हमारे पास जो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिप की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूँ। जनरली आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिप को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसकी कंपैरेटिवली OSPF की कंपैरेटिवली वो बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। डिटेल्स तो मैं आप लोगों को फ़िलहाल उसकी तरफ मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ मैं आप लोगों को इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी सी समझाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे दूसरी टोपोलॉजी मैंने बनाई है, और ये दूसरी टोपोलॉजी मैंने बनाई है रिप के लिए, ताकि मैं यहाँ पे रिप को कॉन्फ़िगर कर लूँ। मैं IP एड्रेसेस दोबारा असाइन कर रहा हूँ, टोपोलॉजी इसीलिए मैंने बनाई है ताकि हम इसको चेक करें कि हमारे पास जो सारे के सारे जो डिवाइसेस है उसकी IPs हमने कैसे सेट करनी है। डिवाइसेस हमारे जो है वो ऑन हो चुके हैं, मैं इनको सेम IP एड्रेसेस देता हूँ। मैं इसको IP एड्रेस देता हूँ 10.0.0.2, 255.0.0.0 और 10.0.0.1 हमारे पास इसका गेटवे आ गया। सिमिलरली हमारे पास इसका जो IP एड्रेस है वो हमारे पास है 12.0.0.2, इसका मैक एड्रेस जो सबनेट मास्क है, और इसका जो गेटवे है दैट इज़ 12.0.0.1। अभी मैं आता हूँ इस राउटर पे, मैं IP एड्रेसेस असाइन करता हूँ। इंटरफेस ETH 0 by 0 by 0, इसको मैं 10 के नेटवर्क से IP दूंगा। सिस्टम व्यू सिस्टम नेम R4 में इसको कहता हूँ, और इंटरफेस ETH 0 by 0 by 0। IP एड्रेस मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ 10.0.0.1 स्पेस 8। इंटरफेस ETH 0 by 0 by 1, IP एड्रेस 11.0.0.1 स्पेस 8। इसी तरह आप दूसरी राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस पे जाएं, इंटरफेस पे CLI पे जाएं। सिस्टम व्यू मैं इसको कहता हूँ कि दिस इज राउटर 5। इंटरफेस ETH 0 by 0 by 0, IP एड्रेस 11.0.0.2 हम ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं स्पेस 8। इंटरफेस ETH 0 by 0 by 1, IP एड्रेस 12.0.0.1, हमने इसको IP एड्रेस असाइन किया विद अ मास्क। अच्छा, डिस्प्ले दिस हमारे पास, डिस्प्ले दिस हमारे पास इसकी IP जो है वो ये वाली है, ठीक हो गया। अब ये अगर हम चेक करें तो कम्युनिकेशन हमारी नहीं होगी, पहले ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है वो रिप की कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। तो रिप में हमारे पास है कि रिप में हमने सिर्फ नेटवर्क बताना होता है, रिप जो है वो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिप का प्रोसेस मैंने इनिशिएट किया विद प्रोसेस 1। यहाँ पे आप नेटवर्क बता दें जो इसके साथ, इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, एक हमने 10.0.0.0 बता दिया, और एक हमने नेटवर्क 11.0.0.0 मैंने बता दिया। इसी तरह दूसरे राउटर पे जाके आप इसको कॉन्फ़िगर करें विद रिप प्रोसेस 1, नेटवर्क 11.0.0.0 और नेटवर्क 12.0.0.0।
12.0.0.0 मैंने यहाँ पे नेटवर्क बता दिए। अब डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल आप चेक करें। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि 10 का जो नेटवर्क है उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग ग्रिप। तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की है आप इसको वैलिडेट करना चाहें तो आप यहाँ से इसको पिंग करें, पिंग 12.0.0.2। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे हो रही है। सो हमने रिप को जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग फिर पूछ लें। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।